हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस करंट फूड में, सब पर चर्चा करेंगे। आपको पता होगा कि उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में मानसून के दौरान ज़बरदस्त बारिश हो रही है और कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं बारिश के। तो मानसून के साथ साथ ऐसी क्या घटना हुई है प्राकृतिक जिसकी वजह से ये कॉकटेल सा हो गया और कई राज्यों में तबाही का तांडव मच रहा है, इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। दूसरी बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, एनसीडीआरसी उसके चेयरपर्सन कौन बने हैं। चीन ने 2 धातुओं के निर्यात पर लगाम लगा दिया है, उसकी वजह से भारत, अमेरिका सहित बहुत सारे देशों में संकट की स्थिति देखने को मिल रही है, हड़कंप सा मच गया है। तो उसके बारे में बात करेंगे और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। दोस्तों शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपने ये हाफ ईयरली वीडियो नहीं देखा है तो देखना जरूर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। और हाँ, बिहार टीचर एग्जामिनेशन का उसका भी टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हो चुका है, तो आप ऐप पर जाकर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, अभी तो बर्निंग टॉपिक है। क्वेश्चन होगा, उत्तर भारत में मानसून के दौरान किस प्राकृतिक घटना की वजह से ज़बरदस्त बारिश का रिकॉर्ड जुलाई 2023 में टूट गया। पिछले कई सारे रिकॉर्ड टूटे हैं, कहीं 41 साल के यानी 41 ईयर का रिकॉर्ड टूटा, कुछ जगह 50 साल का, कुछ जगह 60 साल का रिकॉर्ड टूटा है अलग अलग जगहों पे। तो इसका आंसर होगा पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ। और बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई है, आर्मी के जवानों की भी मौत हो गई है बहने की वजह से उस बाढ़ में, पानी में। ठीक है, तो ये पूरी घटना है और इस तरीके के हालात हैं उत्तर भारत के बहुत सारे राज्यों में। और ये बात किसने कही है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अभी मानसूनी हालात में इतने ज़्यादा बारिश हो रहे हैं? वो कहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग ने, यानी आईएमडी ने। उसका ये कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं के बीच में जो परस्पर क्रिया हुई है, आपस में मिले हैं, उसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है ज़्यादातर राज्यों में उत्तर भारत के। तो न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में कि ये रिकॉर्ड टूटा है दिल्ली का 1982 का, और अलग अलग राज्यों में भी रिकॉर्ड टूटा है। तो यहाँ पर न्यूज़ में आप देख रहे हैं आईएमडी के हवाले से द हिंदू ने ये लिखा है कि इंटरेक्शन बिटवीन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड मानसूनल विंड, इन दो की वजह से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तमाम रिकॉर्ड टूट रहे हैं। और जो ये अप्रत्याशित बारिश है, इसका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था, लेकिन क्या हुआ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हुआ, उसकी वजह से इतनी ज़्यादा बारिश हुई है। दिल्ली में तो यमुना नदी वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मैप के थ्रू भी दिखाते हैं आपको, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे इलाके, वहाँ पर बाढ़ के हालात हो गए हैं। ख़ासतौर पे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के कई सारे पुल टूट चुके हैं। तो अब ये समझते हैं कि ये पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। मुझे लगता है कुछ लोगों को पता होगा, मैंने कई बार बताया है इस बात को, लेकिन यहाँ आप अगर जानते हैं तो रिवाइज कर लीजिए। देखिए, पश्चिमी विक्षोभ जो है ना, वो एक तरह का उष्ण कटिबंधीय तूफान है जो मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के क्षेत्र में शुरू होता है, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी क्षेत्र में ये तूफान और बारिश की वजह बनता है। होता यह है कि ये है मेडिटेरियन सी, यहाँ देख रहे हैं, ये है अपना प्यारा भारत, ठीक है, और ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी कहते हैं, और ये है इधर कैस्पियन सी। ठीक है, ये मेडिटेरियन सी और ये कैस्पियन सी। अब होता है कि जो उत्तरी ध्रुव की ओर से जो हवाएं चलती हैं ठंडी इस तरफ से, ठीक है, और यहाँ पर ये नमी पैदा होती है बहुत ज़्यादा, और इसकी वजह से क्या होता है, ये हवाएं ऊपर से उठती है और ये आगे आकर हवा, ये जेट स्ट्रीम कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो हवाएं आई और इधर कैस्पियन सी से भी लेते हुए, और ये हिमालय के कुछ उत्तर की ओर और हिमालय के कुछ दक्षिण की ओर ये हवाएं चली जाती हैं, और यही हवा इस तरफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से यहाँ बारिश पैदा करती है। इस वक्त जो हालात हैं, इस वक्त तो मानसून इस तरफ से चला केरल की ओर से, और ये यहाँ पहुँचा था मानसूनी हवा बादलों को लेकर। लेकिन इसी वक्त क्या हुआ, इसी वक्त जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यहाँ से नम हवाएं चली हैं, कुछ वो उधर गई हिमालय के उस पार, कुछ इस पार आ गई, और यहाँ एक तरह से कॉकटेल हो गया, उन दोनों का मिश्रण हो गया,
और नतीजा ये हुआ है कि यहाँ इस इलाके में पूरे में ज़बरदस्त बारिश हम लोग देख रहे हैं उत्तर भारत की ओर। तो ये है, इस दौरान ये जेट स्ट्रीम जो है ना वो पूरी यहाँ पर हालात ख़राब कर रहा है, और इसी वजह से पहले से बहुत ज़्यादा पहले से इसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो था कि बारिश होगी, लेकिन इतनी बारिश होगी इसका पता नहीं था। अब सवाल है कि इसको पश्चिमी विक्षोभ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पश्चिमी दिशा से आता है, ठीक है, इसलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं, जो कि यहाँ के पूरे हालात को डिस्टर्ब कर देता है, जो चल रहा होता है वो। ये हमारे लिए अच्छा भी है, ये हमारे लिए कई बार ख़राब भी होता है। ज़्यादातर प्रभाव जिसका जो होता है ना वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का, वो विंटर के दौरान होता है, सर्दियों में, जनवरी फरवरी के मौसम में। उस दौरान हमें ज़रूरत होती है फसलों के लिए, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हमारी फसलों को सहायता करता है। लेकिन इस बार जो देखने को मिला है कि जुलाई 2023 में, अभी जुलाई में ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वहाँ अप्रत्याशित रूप से यहाँ आ गया, और उसकी वजह से बारिश का कहर बरप गया, ठीक है। और इसी का नतीजा है कि हम लोग हालात देख रहे हैं, ये पुल टूट रहा है, ये हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि गलियों में बाढ़ चल रही है। ये आप देखिए कि यहाँ पर कि कार बह रही है, उसमें लोग सवार वो मरे जा रहे हैं। बहुत लोगों की मौत हुई है इस अप्रत्याशित बारिश की वजह से, और वो हुआ है किस चीज़ के, मानसूनी हवा और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उसकी मिलने की वजह से अचानक ये सब घटनाएं हो रही हैं, ठीक है। तो ये सब तबाही है। और अगर हम बात करेंगे कि इस तरह की तबाही से क्या नुकसान होता है, तो भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD की एक रिपोर्ट है, स्टेटमेंट ऑन क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2022। उसमें ये कहा गया कि ये जो बारिश है, बाढ़ है, भूस्खलन है, वो भारत में मौत के दूसरे बड़े कारण थे, ठीक है। तो ये स्थिति है, हालात जो हैं वो कुछ दिन में ठीक होंगे, लेकिन होता ही है ना भारत में कि जब इस तरह की आपदा आती है तभी हम लोग चर्चा करते हैं, तभी हम लोग इस पर बातें करते हैं कि ये जल जमाव नहीं होना चाहिए। अभी दिल्ली और गुड़गांव में तमाम जो कारें हैं वो पानी में डूबे हुए हैं, तो अभी तो चर्चा हो रही है कि क्योंकि दिल्ली, गुड़गांव, इन सब इलाकों में जो देश के डिसीजन लेने वाले लोग हैं वो सब रहते हैं, तो अभी उनको परेशानी हो रही है। तो ऐसे में हम लोग देख रहे हैं कि तमाम न्यूज़पेपर्स में, तमाम टीवी चैनल पे सिर्फ़ और सिर्फ यही खबरें आपको देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। लेकिन इसके बाद जब हालात ठीक हो जाएंगे तब चर्चा नहीं होगी। अब ये है कि दिल्ली में और गुड़गांव में तो पानी जमा हुआ और कार जो है डूब गई, ये तो है, लेकिन ये जो तबाही दूसरी तरफ आ रही है, पहाड़ी राज्यों में आ रही है, उसको भी निपटना होगा। क्यों? क्योंकि जो पहाड़ों पर बेतरतीब कंस्ट्रक्शन, बेतरतीब रोड बनाने का काम, ये सब जो हो रहा है, उसकी वजह से तबाही हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलती है, इस तरह के तबाही, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा है, मुझे लगता है पूरी बात आप समझ चुके होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी मैंने बताया ना वो सब का PDF अवेलेबल है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। और एक 1 ईयर का मेंबरशिप प्लान है, इसके जरिए आपको मिलता है वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली ये PDF मिलता है, और वो कई तरीके के होते हैं, 1 लाइनर, MCQ और MCQ विद नोट्स होता है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा। और हाफ ईयरली जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसका PDF भी वहाँ पर अवेलेबल है, कई तरीके के, और बहुत मामूली सी रकम है। और इसके जरिए आपको इतने तरह के एग्जामिनेशन के टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल हो जाते हैं। UPSC होगा, BPSC होगा, UPPSC होगा, SSC के तमाम एग्जामिनेशन, बिहार यानी BPSC का टीचर का एग्जामिनेशन है, उन सब के टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं इस मेंबरशिप के साथ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन होगा, दूसरी बार ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? आंसर होगा, इसका नाम ज़रा कठिन है, किरियाकोस मित्सोताकिस। किरियाकोस मित्सोताकिस इनका नाम है, ठीक है। और ये है, ये फोटोग्राफ इनका ये रहा। एक बार चलते हैं कि ग्रीस है कहाँ पर, मैप में समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना प्यारा भारत, और चलते हैं ग्रीस को देखते हैं। यूरोपीय देश है ये, तो तुर्की के बगल में है ये ग्रीस, ठीक है। अभी हम लोगों ने बात की थी भूमध्य सागर की, यहीं पर है भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, और वहीं है ये ग्रीस। इसका ज़्यादातर जो हिस्सा है वो मेडिटेरियन सी से होकर रहता है।
इसकी राजधानी है ग्रीस की एथेंस। ठीक है। राष्ट्रपति हैं कैटरीना सेकेलारोपोलू। प्राइम मिनिस्टर जो दोबारा बने हैं किरियाकोस मित्सोटाकिया। मुद्रा यूरो है। और इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? एक तो तुर्की हो गया, इधर बुल्गारिया है, ठीक है, इधर ये है नॉर्थ मैसेडोनिया और ये है अल्बानिया। तो ये सब इसके पड़ोसी देश हैं और यहाँ पर है मेडिटेरियन सी। ठीक है। तो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, न्यू डेमोक्रेसी पार्टी के लीडर हैं वो, और वो बन गए नए प्राइम मिनिस्टर। वहाँ प्राइम मिनिस्टर ही मुख्य होता है, जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर के पास अकूत ताकत होती है, वही स्थिति है। ठीक है। और राष्ट्रपति का के जितने अधिकार भारत में हैं लगभग उतने ही वहाँ के राष्ट्रपति के। अगला क्वेश्चन लेते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी NCDRC, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है। तो कौन है? आंसर का जस्टिस AP शाही। ठीक है। वो पटना और मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं, तो उनको 4 साल के लिए ये जिम्मेदारी दी गई है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ये क्या है? ये एक अर्ध न्यायिक आयोग है जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको स्थापित किया गया था। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज या रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, केंद्र सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष जुलाई 2023 में किसे नियुक्त किया? आंसर होगा जस्टिस शिव कुमार सिंह। क्या नाम है? जस्टिस शिव कुमार सिंह। न्यूज़ भी देख रहे हैं आप, ओके। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इनकी नियुक्ति की है, NGT का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति जो है ना वो पूर्व अध्यक्ष जस्टिस AK गोयल यानी आदर्श कुमार गोयल उनकी जगह की गई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये क्या है? ये NGT अधिनियम 2010 के तहत स्थापित एक विशेष न्यायिक निकाय है। स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 को और ये एक विशेष अदालत है जो कि पर्यावरण से संबंधित जो विवाद हैं उसको संभालती है। पर्यावरण संरक्षण इन सब के मामले को तुरंत निपटारा करने का काम करती है, ओके। और ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 से भी प्रेरणा लेती है जो कि भारत के नागरिकों को एक स्वच्छ वातावरण प्रदान करने का आश्वासन देता है। ठीक है। तो इसके फैसले को ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है फैसले के 90 दिन के भीतर। मुख्यालय न्यू दिल्ली में है और NGT के कुछ उद्देश्य हैं जैसे पर्यावरण, वन और अन्य जो प्राकृतिक संसाधन हैं उसकी सिक्योरिटी, संरक्षण यानी कंजर्वेशन, इन सब का काम हो और व्यक्तियों और संपत्तियों को जो पर्यावरण संबंधित नुकसान हुए उसका मुआवजा दिया जाना चाहिए। जो एनवायरमेंटल जो भी डिस्प्यूट है उस पर इनको फैसला देना, ये सब काम है इसका। अगला क्वेश्चन लेते हैं, यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी के निमंत्रण पर भारत ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप के चैंपियंस ग्रुप में शामिल हुआ। तो ये ग्रुप किस मुद्दे पर काम करता है? आंसर होगा उपरोक्त सभी यानी खाद्य संकट, फूड सिक्योरिटी, ऊर्जा संकट और वित्त संकट, इन सब चीज़ों पर काम करता है। और ये न्यूज़ देख रहे हैं और कुछ फोटोग्राफ ये रहा। ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा को इस चैंपियन ग्रुप में शामिल होने की प्रक्रिया के लिए शेरपा भी बनाया गया है। किनको? संजय वर्मा को बनाया गया। अब यहाँ पर सवाल होगा कि GCRC क्या है, क्या क्या काम होता है इसके जरिए। तो ये मार्च 2022 में इसकी स्थापना की गई थी और उद्देश्य ये कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी, फाइनेंसिंग, इन सब चुनौतियों को लेकर काम हो और इसकी देखरेख ना वो चैंपियंस ग्रुप के द्वारा की जाती है और जिसमें बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया, सेनेगल ये सब शामिल है। तो अब इंडिया भी इसमें शामिल हो गया है, ओके। तो ये 32 सदस्यीय ग्रुप है और ये कुछ डिटेल यहाँ पर मैंने दे दिया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बर्निंग टॉपिक आ गया एक और। चीन ने किन 2 धातु यानी मेटल के निर्यात पर सख्ती कर दी है जिससे पूरी दुनिया में सेमीकंडक्टर निर्माण को लेकर चिंता जताई जा रही है। आंसर का इसका गैलियम और जर्मेनियम। ठीक है। ये 2 मेटल हैं और न्यूज़ देख रहे हैं आप, उसको लेकर चिंता भी जताई जा रही है
और ये जो ट्रेड वॉर है ना अमेरिका और चाइना के बीच में, उसका ये नतीजा हुआ है। ये दोनों जो मेटल है ना, ये फोटोग्राफ भी दिखा देता हूँ, ये गैलियम है और ये जर्मेनियम है। ये दोनों मेटल सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए उपयोग होने वाले मुख्य हिस्सा है। इसके बिना कंप्यूटर, मोबाइल, कार, डिफेंस सिस्टम और भी कई सारे उपकरण हैं, उसके चिप नहीं बनाए जा सकते हैं। दुनिया के 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का उत्पादन चीन करता है। कितना? 80% गैलियम और 60% जर्मेनियम का उत्पादन चीन करता है। और इसकी वजह से भारत सहित दुनिया के ज़्यादातर देश वहाँ पर चिंता बढ़ गई है। और ये सब है अमेरिका और चीन के बीच जो ट्रेड वॉर चल रहा है उसका नतीजा है। अमेरिका और चीन के बीच में लगातार पिछले कुछ वक्त से देख रहे हैं हम, दोनों के बीच में ये टेंशन है। और चीन ने ये जो कदम उठाया ना, वो अमेरिका के रिएक्शन में उठाया। दरअसल अभी हाल ही में अमेरिका ने एडवांस माइक्रो प्रोसेसर उन सब को चीन के पास जाने से रोकने की एक कोशिश की थी। तो उसी के बाद चीन ने अब क्या कर दिया, चीन के जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसने कह दिया कि 1 अगस्त से गैलियम और जर्मेनियम को लेने के लिए स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा और ये बताना होगा कि ये किसके पास जा रहा है, अंतिम उपयोगकर्ता कौन होगा। ये नहीं कि आपने कोई किसी दूसरे देश ने मंगा लिया, किसी आयातक ने मंगा लिया और फिर वो आयातक कहीं और दूसरे देश को बेच रहा है। आपको अंतिम जो उपयोग करता है कौन बनाएगा, इसकी पहचान बतानी होगी। ये बताना होगा कि कैसे इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो ये स्थिति है। अब ये देख लेते हैं कि जो गैलियम है वो क्या है। गैलियम एक नरम और चांदी की तरह का धातु है। ये कम पिघलता है और कंप्यूटर, मोबाइल, कार, डिफेंस सिस्टम, माइक्रोवेव, एम्पलीफायर, सोलर सेल्स, एलईडी, इन सब में यूज़ किया जाता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी, इन सब एलईडी लाइटिंग में बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है। और जर्मेनियम क्यों ज़रूरी है? ये थर्मल इमेजिंग, कैमरा, नाइट विजन डिवाइसेस, इन सब के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और चिप निर्माण के लिए भी, सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए भी, ऑप्टिकल फाइबर, कम्युनिकेशन सिस्टम, इन सब के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि कितने सेमीकंडक्टर का जो निर्माण है सबसे ज़्यादा कौन कौन करता है? तो नंबर 1 ताइवान है, सेकंड पे दक्षिण कोरिया है, थर्ड पे जापान है, फोर्थ अमेरिका है, फिफ्थ में चीन है। चीन कच्चा माल तो देता है दुनिया भर में, लेकिन वो खुद 5वें स्थान पर है। और इंडिया की कोशिश है कि वो भी इस लिस्ट में टॉप 5 में वो आए। और इसी वजह से भारत जो है सेमीकंडक्टर को लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत की गई थी और देश विदेश की कई सारी कंपनियों को 80,000 करोड़ रुपए इंसेंटिव देने की घोषणा की थी केंद्र सरकार ने। ठीक है। तो अब क्या है, इन दोनों जो धातु है ना, उसका प्राथमिक सोर्स तो इंडिया में नहीं के बराबर है। तो ऐसे में इंडिया सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए इन दोनों के आयात पर ही निर्भर रहेगा। और भारत और अमेरिका के बीच में पिछले महीने ही सेमीकंडक्टर उत्पादन को लेकर एक इम्पॉर्टेंट डील साइन हुई है। और अमेरिका की जो चिप कंपनी है माइक्रो टेक्नोलॉजी, वो अगस्त में, अगले कुछ महीने में, मतलब अगले ही महीने, गुजरात में प्लांट लगाने की बात उसने कही है। और भारत 2030 तक सेमीकंडक्टर की खपत भारत में 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा होने की संभावना है। 2030 तक सेमीकंडक्टर की खपत की 9 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की संभावना है। तो देश की तरक्की में ये बहुत ही ज़रूरी है सेमीकंडक्टर इंडिया में बने। और लेकिन ये जो 2 धातु हैं उस पर चीन ने एक तरह से लगाम कस दी है। अब चीन के जो वाणिज्य विभाग है, मंत्रालय है, उसकी परमिशन के बिना कोई नहीं ले पाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉब्लम दुनिया भर के लिए संकट की स्थिति देखी जा रही है। महत्वपूर्ण बात थी, इसलिए थोड़ा डिटेल बताया मैंने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022-23 अवार्ड के विजेता कौन है? आंसर होगा इसका ललियानजुआला छांगटे। ये नाम है ललियानजुआला छांगटे। ये मिडफील्डर फुटबॉलर हैं और 4 जुलाई को इनको अवार्ड दिया गया है। मिजोरम के रहने वाले हैं। ठीक है। तो इनको ये अवार्ड मिला है, महत्वपूर्ण बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। AIFF वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2022-23 का पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर होगा मनीषा कल्याण। ठीक है। तो मनीषा कल्याण को ये अवार्ड दिया गया है। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, पुरुष और
महिला दोनों के अवार्ड के बारे में ये है। और इनको ये देखिए मनीषा कल्याण, इनको दोबारा मिला है। इससे पहले 20-21 सीजन में इन्होंने फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता था। ओके, और भी कई अवार्ड हैं, जैसे AIFF मेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है आकाश मिश्रा को। वुमेंस इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है शिलजी शाजी को। पुरुष कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है किलफोर्ड मिरांडा को। और महिला कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है प्रिया परथी वल्लपिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? आंसर होगा 10 जुलाई को। ओके, ये राष्ट्रीय मत्स्य पालन विकास बोर्ड यानी नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, उसकी ओर से ये घोषणा की गई थी। और ये दिन जो है ना, वैज्ञानिक डॉक्टर KH अली कुन्ही और डॉक्टर HL चौधरी, उनकी याद में ये मनाया जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड यानी HAL ने किस अमेरिकी कंपनी के साथ लड़ाकू जेट विमानों के लिए इंजन बनाने का समझौता किया? आंसर होगा GE एरोस्पेस। फुल फॉर्म होगा जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस। ये पिछले महीने की खबर है, लेकिन ये क्वेश्चन छूट गया था तो मैंने यहाँ पर शामिल कर दिया है, महत्वपूर्ण है। तो HAL ने अमेरिकी कंपनी GE एरोस्पेस के साथ ये डील साइन की है, जो लड़ाकू विमान है उनके लिए इंजन बनाने का समझौता किया। और ये समझौता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो अमेरिका यात्रा हुई थी उसी के दौरान ये किया गया था। तो ये दोनों कंपनियां मिलकर इंडिया में ये बनाएंगी, इंजन बनाने का काम करेंगी। ठीक है, दरअसल रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस यही देश हैं जिनके पास लड़ाकू विमान के इंजन बनाने की खास तकनीक महारत हासिल है। ठीक है, अब सवाल है कौन सा इंजन बनेगा? तो इंडिया में बनेगा GE F414 इंजन, उसका निर्माण होगा। और ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट का इंजन है। अमेरिका 30 सालों से इसका इस्तेमाल कर रहा है और इंजन बहुत ही ख़ास है। ओके, तो हल्के लड़ाकू विमान जो है ना, उसके लिए इंडिया में बनेगा, बहुत शानदार बात है। HAL की बात कर लें, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, ये भारतीय लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर निर्माता कंपनी है। स्थापना हुई थी 1940 में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट के नाम से। बाद में 1964 में इसका नाम हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स पड़ गया था। अगला क्वेश्चन, बुक है कलर्स ऑफ डिवोशन, उसकी लेखिका का नाम बताएं। आंसर होगा अनीता भरत शाह। ठीक है, अनीता भरत शाह। और ये देख रहे हैं उस बुक का कवर पेज का फोटोग्राफ। ये जो बुक है ना, वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग की भारतीय दार्शनिक अवधारणाओं पर इसमें चर्चा है उसमें। और पौराणिक जो पेंटिंग है, वस्त्र है, उसके बारे में इसमें जिक्र है। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे अपील है ज़रूर कर लें, और बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सकेगा। ओके, शेयर कर दीजिएगा तो मुझे पसंद आएगा। अब मिलते हैं कल, बाय।